हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेड ब्रोमाइड मॉल्टेन की इलेक्ट्रोलाइसिस का एक एग्जाम्पल देखा था। इस वीडियो में हम कुछ और साल्ट्स की इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल देखते हैं और साथ में ये भी समझते हैं कि कैसे आयंस के कंसंट्रेशन पर या साल्ट के कंसंट्रेशन पर किस तरह से प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो उस बात को भी यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो आपके सामने मैंने साल्ट लिया है सोडियम क्लोराइड। एक साइड में आप देख रहे होंगे कि डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड लिया है और दूसरे साइड में कंसंट्रेट सोडियम क्लोराइड लिया है। तो अब इसको एक मोटे तौर पे समझ लीजिए कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होते हैं। वो सॉल्यूशन में जिसमें कि सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज्यादा हो तो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, और जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। मींस अगर डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन लिया है तो इसका मतलब वाटर ज्यादा है और सोडियम क्लोराइड यानी नमक कम है, और दूसरी साइड में कंसंट्रेट NaCl लिया गया है सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये है कि वाटर के अमाउंट और सोडियम क्लोराइड के अमाउंट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, यानी सोडियम क्लोराइड का अमाउंट वो ज्यादा है, नमक हमने पानी में ज्यादा घोल रखा है। सिंपली इसका मतलब ये है, बहुत ज्यादा अभी टेक्निकल इसमें वे में नहीं जाएंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को जब हमने सॉल्यूशन बनाया और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया। ये कंपोनेंट है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, और इसी तरह से वाटर भी अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। तो वाटर ने प्रोड्यूस किए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस। तो अब हमारे पास जो कैटायंस अवेलेबल हैं वो है सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिवली चार्ज है दोनों, और एनाइंस अवेलेबल हैं क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब जब कैथोड पर माइग्रेशन होगा कैटायंस का, तो हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम आयन की पोजीशन बहुत ऊपर की ओर है जबकि हाइड्रोजन की पोजीशन काफी नीचे है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी स्पीशीज या जो भी आयन नीचे होता है वो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स पर पहले होता है। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन आयन प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज होगा, यानी पहले डिस्चार्ज होगा इन कंपैरिजन टू सोडियम आयन। तो कैथोड पहले हाइड्रोजन आयन को प्रिफर करेगा डिस्चार्ज करना। तो हाइड्रोजन आयन कैथोड पर पहुंचा। कैथोड चूंकि इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड है, इसलिए उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को प्रोवाइड किया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस एक इलेक्ट्रॉन मिलने वाला जो था उससे न्यूट्रलाइज हो गया और बना लिया इसने हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। अब इस तरह के कई सारे रिएक्शन हो रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, हजारों लाखों करोड़ों रिएक्शन इस तरह के हो रहे होंगे। तो कोई दो नेसेंट हाइड्रोजन के एटम आपस में पास में आए और उन्होंने कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। इसी तरह से आप एनोड पर की बात जहां तक देखें तो एनोड पर आपको एक हाइड्रोक्सिल आयन यहां पर प्रेजेंट है और क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो क्लोराइड आयन की पोजीशन हाइड्रोक्सिल आयन से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसलिए हाइड्रोक्सिल आयन पहले डिस्चार्ज होगा इन कंपैरिजन टू क्लोराइड आयन, और 4 हाइड्रोक्सिल आयन एनोड पर अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और 4 OH स्पीशीज बनाएंगे। अब ये मैंने 4 OH को 2 OH और 2 HO, यहां पर OH की बजाय मैंने HO लिख दिया है ताकि समझने में थोड़ा आसानी रहे। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा, यानी हमारे जो कैथोड पर मिलने वाला प्रोडक्ट है वो होगा हाइड्रोजन और एनोड पर हमें मिलेगा वाटर और ऑक्सीजन। लेकिन
कंट्राडिक्टली अगर हम देखें कंसंट्रेट NaCl के सॉल्यूशन को, तो यहां पर भी शुरुआती रिएक्शन कुछ वैसे ही दिख रहे होंगे जैसा कि डाइल्यूट NaCl के सॉल्यूशन में ऊपर लिखे हुए हैं। तो सोडियम क्लोराइड ऑब्वियसली सोडियम आयन और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा, और वाटर भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करेगा। अब कैटायंस हमारे पास अवेलेबल हैं, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, और एनायंस अवेलेबल हैं, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब कैथोड पर यहां तक तो रिएक्शन कुछ वैसा ही सेम चल रहा है जैसा कि डाइल्यूट NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस में हमने देखा था। तो हाइड्रोजन की पोजीशन सोडियम से काफी नीचे है, इसलिए कैटायन के मामले में हाइड्रोजन पहले डिस्चार्ज होगा इन कंपैरिजन टू सोडियम आयन। इसलिए कैथोड पर हमें हाइड्रोजन आयन पहले डिस्चार्ज होता हुआ दिख रहा है। हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और नेसेंट हाइड्रोजन स्पीशीज बना रहा है, और इसी तरह से लाखों करोड़ों रिएक्शन और होंगे सेल में, तो कोई दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। लेकिन अब यहां पर एनोड की बात करते हैं, तो एनोड पर देखिए आप प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफर करके आप यहां पर एनोड पर हमें मिलने वाले प्रोडक्ट थे वाटर और ऑक्सीजन, जबकि यहां पर एनोड पर प्रोडक्ट हमें दूसरी चीज मिल रही है। तो यहां पर बात थी कंसंट्रेट NaCl की, मींस सोडियम क्लोराइड ज्यादा था वाटर से, यानी एनोड पर क्लोराइड आयन अब प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज होगा इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हालांकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एनायंस में हाइड्रोक्सिल आयन की पोजीशन नीचे है और क्लोराइड आयंस की पोजीशन वो ऊपर है, लेकिन फिर भी चूंकि क्लोराइड का इस मामले में कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए क्लोराइड आयन पहले डिस्चार्ज होगा और हाइड्रोक्सिल आयन बाद में डिस्चार्ज होना होगा तो होगा। तो एनोड पर क्लोराइड आयन पहले पहुंचा, यानी एनोड ने उसको प्रेफरेंस दी, उसको प्राथमिकता दी, और क्लोराइड आयन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन नेसेंट स्पीशीज बनाई, नेसेंट क्लोरीन की स्पीशीज बनाई। अब सेम इसी तरह से हजारों लाखों रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो यहां पर हमें दो नेसेंट क्लोरीन कंबाइन होते हुए दिख रही है और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां पर अगर सॉल्यूशन हमारे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड हो तो हमारे प्रोडक्ट बदल जाते हैं आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस और प्रोडक्ट्स पर इफेक्ट आता है। डाइल्यूट NaCl में हमें कैथोड पर हाइड्रोजन मिलती थी और एनोड पर वाटर और ऑक्सीजन मिल रही थी, जबकि कंसंट्रेट सॉल्यूशन की कंडीशन में हमें यहां पर कैथोड में हाइड्रोजन मिली, लेकिन एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिलने लगी। तो इस तरह से आयंस का जो कंसंट्रेशन है, आयंस का जो अमाउंट है सॉल्यूशन के अंदर, या कह लीजिए आयंस की जो मात्रा है सॉल्यूशन के अंदर, वो काफी हद तक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स को असर करती है, उस पर काफी हद तक चेंज लाती है। तो इन्हीं कुछ साल्ट्स की इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जांपल और भी आगे हम देख लेते हैं, ताकि हमारा ये चैप्टर आगे कंटिन्यू चले और हमें नई चीजें भी समझ में आती जाएं। बच्चों, अगली जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है वो है एसिडिफाइड वाटर का, और काफी इंटरेस्टिंग ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, इलेक्ट्रोलाइट है हमारा एसिडिफाइड वाटर, जिसमें वाटर में हमने डिस्टिल्ड वाटर में कुछ ड्रॉप्स H2SO4 की डाल दी हैं, डाइल्यूट H2SO4 है। अब H2SO4 ही क्यों यूज किया है, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं यूज किया? तो उसका कारण ये है, उसका रीजन ये है कि H2SO4 इज नॉन वोलाटाइल
H2SO4 is less volatile as compared to हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो इसलिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया है और नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज नहीं किया है। इलेक्ट्रोड हमें आइडियली लेने चाहिए प्लेटिनम फॉइल्स, प्लेटिनम की पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं छोटी छोटी, तो उसको लिया जाना चाहिए। तो अब जब इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया तो उसके बाद रिएक्शन क्या हुए, तो वाटर है, वाटर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड भी अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयंस को प्रोड्यूस करेगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन और सल्फेट आयन। अब कैथोड पर क्या रिएक्शन होना है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कैटायंस में खाली एक ही कैंडिडेट है और वो है हाइड्रोजन आयन, तो सिंपली हाइड्रोजन आयन यहां पर कैथोड पर डिस्चार्ज होंगे। तो हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड से और नेसेंट हाइड्रोजन बनाएगा। इसी तरह से कई सारे नेसेंट हाइड्रोजन बनेंगे, तो ये आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। और एनोड की जहां तक बात है, तो एनोड पर जाने वाले दो कैंडिडेट हैं, हाइड्रोक्सिल आयन और सल्फेट आयन। लेकिन जैसा कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखने पर पता चलता है, सल्फेट आयन वो एनायंस में काफी ऊपर की पोजीशन एक्वायर करता है, जबकि हाइड्रोक्सिल आयन एनायंस की पोजीशन में नीचे है। तो इसलिए एनोड प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज करेगा हाइड्रोक्सिल आयंस को और हाइड्रोक्सिल आयन डिस्चार्ज होने के बाद OH स्पीशीज बनाएंगे। दो OH मिलकर बनाएंगे H2O और एक नेसेंट ऑक्सीजन। अब खाली यही तो रिएक्शन नहीं है, इसी तरह के हजारों लाखों रिएक्शन और होंगे, तो उनमें से कोई दो नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। तो हमें यहां पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी और ये रेशियो जब आप बाय वॉल्यूम देखेंगे तो 2:1 का रहता है। मींस अगर 2 लीटर हाइड्रोजन गैस मिल रही है तो 1 लीटर में ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो यहीं से हमें ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि वाटर 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। मींस इसका फॉर्मूला H2O है। जब शुरुआत में वाटर के ऊपर रिसर्च चल रही थी और वाटर के ऊपर इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही थी, तो ये बात पता चली थी। अभी तो हम लोग नॉर्मल समझ लेते हैं कि H2O आसान सी चीज है, लेकिन जब शुरुआत हुई होगी इसकी, दैट इट वाज स्टिल अननोन, उस समय ये अननोन था और इलेक्ट्रोलाइसिस से ही पता चल पाया कि वाटर 2 पार्ट हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन का एक कॉम्बिनेशन है। अब यहां पर कुछ चीजें नोट करने की बात है और काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो कैथोड पर कम होते जाता है। कैथोड पर एसिडिटी कम होने लगती है, लेकिन एनोड पर आप देखिए कि हाइड्रोक्सिल आयन का जो चूंकि वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, इसलिए हाइड्रोक्सिल आयंस का प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज भी हो रहा है एनोड पर। तो इसलिए एक आयोनिक इक्विलिब्रियम जो बना था, जो एक संतुलन बना हुआ था इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस का, वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन को खर्च होकर ऑक्सीजन और वाटर बनाने लगे एनोड पर। इसलिए वो जो संतुलन था, वो जो इक्विलिब्रियम था, वो बिगड़ गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर से वाटर स्प्लिट होने लगता है और फिर से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन को बनाने लगता है। तो हाइड्रोजन आयन अब और ढेर सारे हो गए हमारे इलेक्ट्रोलाइट में, और सल्फेट आयन पहले से प्रेजेंट है। तो ये कुल मिलाकर जो कैथोड जो एनोड साइड है वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, लेकिन ओवरऑल जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है
उस पर कोई अंतर नहीं आएगा और सारी चीजें बैलेंस में चलती रहेंगी। तो आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि भाई वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एसिड के कंसंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ता है, तो कैथोड पर एसिड का कंसंट्रेशन कम होने लगता है और एनोड पर ये कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगता है। तो ये काफी हद तक इंटरेस्टिंग चीज है। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब रिएक्शन हो रहे हो तो एनोड पर कुछ और बिहेवियर हो सकता है और कैथोड पर कुछ और बिहेवियर हो सकता है। तो ये काफी हद तक चीजें समझने वाली हैं और इस तरह से ये लेसन में हम लोग वाटर की, एसिडिफाइड वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस तक पहुंचे हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सिल्वर की प्लेटिंग और दूसरे और जो इलेक्ट्रोलाइसिस के यूज हैं उसके बारे में, कॉपर सल्फेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और इलेक्ट्रोड्स का रोल समझेंगे कि इलेक्ट्रोड्स के चेंज हो जाने पर भी कैसे चीजें बदल जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब कुछ जानकारी लेंगे, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और आप लोग अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करते रहें और इस तरह से केमिस्ट्री में हम लोग आगे कोर्स को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।